मेरे जो बड़े भाई थे वो मेरे से बहुत जेलस फील करते थे। इतने ज़्यादा वो रिबेलियस हो गए थे और जेलसी से ओत-पोत हो गए थे कि उन्होंने वो सीधा तीर मुझे मार दिया। बाबा प्रकट हुए गोल्डन शेप में और उन्होंने बोला कि तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया। जो मदर की वाइब्रेशंस होती हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, फियर्स होते हैं या क्वालिटीज होती हैं, बिहेवियर, हाँ, वो सब आप के अंदर आ जाता है बाय डिफॉल्ट। सब अलग अलग क्यों है, मतलब ये क्या है और ये ऐसा क्यों हम चूज करते हैं और कौन चूज करता है और किस लिए चूज करता है, इससे क्या फायदा होता है, क्यों हम एक जैसे ही नहीं लग सकते। जिसे आप प्यार करते हो उसको आप तकलीफ में नहीं देख सकते। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आत्मा परमात्मा का एक अंश है। परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ गुण प्यार करना है और वो प्यार पाने के लिए आत्मा हमेशा भूखी रहती है और अपने अलग अलग रूपों में आकर, अलग अलग शरीरों में आकर उस अनुभव को प्रयत्न करती है ताकि वो उसको हासिल कर पाए। और भी जितने भी अनुभव उसने लेने होते हैं उसके लिए वो परिस्थितियां बनाकर आती है और उसके साथ साथ जीवन की एक शैली चलते चलते वो इस मुकाम पर पहुंच जाती है कि मुझे चाहिए क्या, मैं कौन हूँ। वो स्वयं से प्यार करना सीख जाती है। जिस दिन आत्मा इस शरीर के माध्यम से स्वयं से प्यार करना सीख जाती है, स्वयं को पहचान लेती है, समझ लेती है कि मैं कौन हूँ, वो धरती पर अपना काम पूर्ण कर लेती है और फिर वो आगे लोगों तक इस प्यार को बांटना शुरू करती है। तो आज हम मिलेंगे अंबिका खन्ना जी से, जो कि 7 साल की उम्र से ध्यान कर रही हैं और उनकी पहली गुरु थी उनकी माँ जननी। और ये जननी ने उनको जन्म के साथ साथ ये गुण दिए कि आप कैसे अपने आप से प्यार करके, अपने आप इंडिपेंडेंट होकर कैसे आप अपने जीवन की हर परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकते हो। तो जानते हैं उन्हीं से किस प्रकार उन्होंने अपनी ये सुंदर यात्रा को आगे बढ़ाया। अंबिका जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। अंबिका जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि शरीर के माध्यम से ही आत्मा अनुभव लेती है जी। तो आपका जो इस शरीर में आपका आना हुआ, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, आपके माता पिता के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, तो मेरा जन्म मेरे बड़े भाई के 7 साल के बाद हुआ, क्योंकि मेरे बड़े ब्रदर बहुत जल्दी हो गए थे। मतलब मेरे पेरेंट्स की शादी हुई और वो 8वें महीने में ही शादी के बाद 9 महीने भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किए, बहुत जल्दी थी उनको आने की, तो 8वें महीने में ही आ गए थे। तो क्योंकि मेरी मदर अरेंज मैरिज थी, तो खुद से सेटल होने में, सारे चीज़ों को समझने में और इतनी जल्दी बच्चे को भी पाल लिया, तो उनको लगा कि अब मेरे को दूसरा बच्चा जो है वो थोड़ा ठहर के करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। इसीलिए उन्होंने 7 साल के बाद फिर प्लान किया मेरे लिए। और शुरू वो उस समय दुर्गा जी की बहुत उपासना करती थी, माँ दुर्गा की, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी। तो वो पाठ कर रही थी तभी उन्होंने मुझे कंसीव किया और मेरा 9 महीने तक उन्होंने यही पाठ किया। इनफैक्ट जब मैं जन्म ले रही थी, बर्थिंग के टाइम भी उनका सप्तशती का ही पाठ चल रहा था, इसीलिए मेरा नाम भी उन्होंने अंबिका ही रखा। तो बहुत ही चाव के साथ उन्होंने मुझे इस दुनिया में बुलाया, तो स्वागत किया मेरा। तो ये मेरा अहोभाग्य है कि हमने आपस में एक दूसरे को चूज किया, मेरे पेरेंट्स ने और मैंने एक दूसरे को। अंबिका जी,
जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका जो बड़ा भाई था वो 7 साल पहले आ चुका था जी। और उस समय क्या आपके माँ बाप की, जो माता पिता थे आपके, उनकी परिस्थिति क्या थी? क्योंकि एकदम शादी के एकदम बाद हाँ। जब एक बच्चा एकदम आ जाता है, कंसीव कर लेती है मदर, तो वो इतना संभलती भी नहीं है तब तक। इनफैक्ट उनके साथ कुछ ज़्यादा ही एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन आ गई, क्योंकि जब उनकी शादी पक्की हुई थी तो उन्होंने शादी करी थी एक ऐसे इंसान से जो आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे थे, मेरे पिताजी उस टाइम। लेकिन शादी के बाद पता चला कि मेरे जब उन्होंने क्लियर कर लिए, रिज़ल्ट आ गया, आईपीएस में उनका हो गया कन्फर्मेशन। जब वो जाने लगे, जॉइनिंग करने लगे, तो मेरे दादा-दादी जी ने बोला कि नहीं, हमारा एक ही एक बच्चा है और वो हो आप, और आपकी कहीं-कहीं ड्यूटीज़ लगती रहेंगी, तो आप हमें छोड़ के चले जाओगे और हमारे फैमिली बिज़नेस का क्या? तो इस कारण से उन्होंने इमोशनली मेरे फादर को, मैं ये कहूँगी, ब्लैकमेल तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है, लेकिन इच्छा ज़ाहिर करी कि हमें अच्छा लगेगा कि अगर आप ये काम ना करके ये फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करो। तो मेरी मदर के लिए लेकिन ये बहुत शॉकिंग था, क्योंकि उन्होंने जब शादी के लिए हाँ कही थी तो इसी शर्त पे कही थी कि मुझे एक पढ़ा लिखा और ऐसा पर्सन चाहिए जो कि बहुत हाई क्वालिटी का सर्विस में लाइन में हो। तो शादी के इमिडिएटली बाद एक तो उन्होंने कंसीव कर लिया, दूसरा ये एडजस्टमेंट, तो इन्हीं उलझनों में मेरे भाई का जन्म हुआ। तो जो भी मेरे मदर के फियर्स थे वो बाय डिफॉल्ट सारे मेरे ब्रदर में आ गए, और मेरे ब्रदर जो हैं वो एक बहुत ही रिबेल काइंड ऑफ चाइल्ड बन गए थे। तो जो मेरी माँ ना कर पाई वो सब मेरे भाई को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, अपनी इच्छाएं, अपनी डिजायर्स, अननोइंगली। तो इंटेंशन इंटेंशन नहीं थी, बट वो बाय डिफॉल्ट होता ही है। तो तभी बोला जाता है ना, माँ हमारी सबसे प्रथम गुरु होती है, क्योंकि जैसे ही आप गर्भ में शिशु को धारण करते हैं, उस समय से ही माँ जो सोच रही है, जो समझ रही है, जो उसकी प्रिंसिपल्स हैं, वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाते हैं। जी। तो इन परिस्थितियों में मेरे भाई का जन्म हुआ, तो स्वाभाविक है कि वो थोड़ा-सा तो उनमें आक्रोश भी था और रिबेलियसनेस भी थी, और बहुत अटेंशन सीकर भी थे। तो जब मैं पैदा हुई तो उनको हमेशा से यही लगता रहा कि क्यों, मतलब दूसरे बच्चे की ज़रूरत ही क्या थी? मैं हूँ तो, मतलब व्हाई हर, लाइक इसको क्यों लेके आए हो? और मेरे माता और पिताजी ने भी कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि बच्चे को पहले ही इंट्रोड्यूस कराया जाए कि तुम्हारी बहन आ रही है, बिकॉज़ वो अपने ही उन सब उलझनों में उलझे हुए थे कि समझ ही नहीं आया कैसे क्या-क्या हो गया और मेरे भाई साहब आ भी गए। बट मेरे टाइम में उन्होंने एक कॉन्शियस एफर्ट डाली, चेंज किया सारा कुछ। तो इसीलिए शायद मैं बहुत डिफरेंटली बोलूँगी ट्यून्ड हूँ थैंक्स टू माय पेरेंट्स, कि बिकॉज़ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरा स्वागत किया, और तभी शायद मैं जो काम कर रही हूँ वो कर पा रही हूँ। बीजारोपण वहीं से हुआ। जी, अंबिका जी, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि आपकी मतलब जो भी औरत होती है उसका जो स्वभाव होता है वो बच्चे में ट्रांसफर होता है। तो ऐसा कौन सा स्वभाव आपके अंदर अपनी मदर और अपने पिता का, मतलब अपनी माता का और आपके पिता का आपके अंदर आया? सबसे बड़ा स्वभाव ये था कि जब उन्होंने मुझे कंसीव किया, तब वो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी दिशा कदम बढ़ा चुकी थी। हु एम आई, मैं कौन हूँ, और इसी के बारे में वो काफ़ी सारी किताबें भी पढ़ती थी और ध्यान भी लगाती थी, और ये सब करते करते ही बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने मुझे भी ये सब ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैं भी हर टाइम यही पूछती हूँ कि ये मेरी लाइफ में जो सिचुएशन हो रही है ये क्यों हो रही है और इसका कारण क्या है। तो बचपन से ही मैं इन्हीं प्रश्नों के साथ बड़ी हुई। हाँ, बड़े होते होते उन्होंने भी सीख लिया कि उत्तर कहाँ से और कैसे प्राप्त करना है, और हमें भी एज चिल्ड्रन सिखा दिया। तो श्रेय पूरा का पूरा मेरे माताजी और पिताजी को ही जाता है। जी। तो आपकी जो माताजी थी
जी। जैसे वो बचपन से ही आप हाँ। बता रहे हैं हाँ। कि वो ध्यान करती थी, हाँ। या उनका ऐसा झुकाव था हाँ। कि हमें कोई अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए, हाँ। तो अपने अंदर से ही चाहिए, हाँ। अंदर ही बैठना है। जी। तो ये तरीका आपने अपने मदर से सीखा। कैसे सीखा? तो जब मेरी मदर अपने इन सारे प्रश्नों से जूझ रही थी, तब श्री सत्य साईं बाबा उनके जीवन में आए और उन्होंने सारे अपने प्रश्नों के उत्तर जानने का मार्ग ढूंढ लिया। और क्योंकि उस समय हम भी छोटे थे, तो वो सारा बाय डिफॉल्ट हम में भी आते चले गया। उनके उस समय के प्रश्न ये थे कि मैं कौन हूँ और ये मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों ऐसी परिस्थितियों में ये गुगली आ जाती है या प्रश्न चिन्ह आ जाता है? इसका उत्तर कहाँ है? और क्या ये सिर्फ मेरे ही साथ होता है या औरों के साथ भी होता है? तो जैसे कि मैंने कहा, जो मदर सोचती है, जब तक हम जन्म से लेकर 21 साल की उम्र तक हम अपनी माँ के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं, उन्हीं की वाइब्रेशंस में फलते फूलते हैं। तो जो मदर की वाइब्रेशंस होती हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, फियर्स होते हैं या क्वालिटीज होती हैं, बिहेवियर, हाँ, वो सब आपके अंदर आ जाता है बाय डिफॉल्ट, और वो आपकी पर्सोना का एक बहुत अग्रिम हिस्सा बन जाता है। तो मैंने भी अपने लाइफ में, चाहे छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे हमारी एक मित्र थी, वो हमेशा आके, मैं बचपन में बहुत गोरी हुआ करती थी, तो वो हमेशा आके अपने हाथ को मेरे हाथ से कंपेयर करती थी, तुम तो इतनी गोरी हो, मैं इतनी डार्क क्यों हूँ, भगवान ने हमें ऐसा डिफरेंट क्यों बनाया है। तो मैं भी ये सोचती थी कि हम सब क्यों इंडिविजुअल बीइंग्स हैं, लेकिन सब अलग अलग क्यों हैं, मतलब ये क्या है, और ये ऐसा क्यों हम चूज करते हैं, और कौन चूज करता है और किस लिए चूज करता है, इससे क्या फायदा होता है, क्यों हम एक जैसे ही नहीं लग सकते? जैसे सारी गाय एक जैसी लगती हैं, सारे सारे पेड़ पौधे एक जैसे लगते हैं, तो हम भी क्यों एक जैसे नहीं लगते, क्यों हमारे नैन नक्श रंग रूप सब अलग अलग है? तो इसका बीजारोपण बचपन से ही होना शुरू हो गया था। कोई भी परिस्थिति होती थी, मैं हमेशा क्वेश्चन करती थी कि ऐसा क्यों है। वो क्यूरियोसिटी जो होती है ना, जो आपको आंसर्स की तरफ ले जाती है, वो यहाँ से चालू हो गई थी। इवन ये प्रश्न की, मेरे जो बड़े भाई हैं, वो हमेशा मेरे से जेलसी क्यों फील करते हैं, वो हमेशा मुझे हटाने की कोशिश क्यों लगे रहते हैं, मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ, तो ऐसा क्या है, क्यों है? और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जो हैं, मेरे अंदर एक एक करके अपनी लेयर्स तय जमाते चले गए, जिनके आंसर्स मुझे मिले लेकिन बड़े होने के बाद। मगर वो क्यूरियोसिटी और वो प्रश्न सारे यहाँ से शुरू हो गए थे। जी हाँ, अंबिका जी, आपके बचपन में कोई ऐसा हादसा भी हुआ जो कि आपको एक यादगार के रूप में आज भी याद है? हाँ, बिल्कुल। मेरे जो बड़े भाई थे, मैंने अभी आपको बताया कि वो मेरे से बहुत जेलस फील करते थे। इतना ज़्यादा जेलस फील करते थे कि जब वो बड़े हुए, 16-17 साल के होंगे, टीनेजर थे, तो कहीं से असली वाला बो एंड एरो ले आए। नेपाली बो एंड एरो, कोई गए होंगे हमारी फैमिली फ्रेंड्स, तो उनसे माँग के ले आए। मैं उन दिनों में ना, मेरे सुपर हीरो होते थे रॉबिन हुड। उनकी मैं बहुत कॉमिक्स और बुक्स वगैरह पढ़ा करती थी, तो उनको मालूम था ये बात। तो उन्होंने बोला, देख अब मैं ना रॉबिन हुड की तरह एक्ट करूंगा, तुम एक एप्पल लेके अपने सिर पे रख के खड़े हो जाओ, मैं उसको शूट करूंगा और उस एप्पल को उड़ा दूंगा। तो मैंने कहा वेरी गुड। तो मैं एप्पल लेके खड़ी हो गई और उन्होंने मारा, और वो एग्जैक्ट मुझे एम उन्होंने एप्पल पे नहीं किया, मेरे हार्ट के ऊपर किया, क्योंकि इतने ज्यादा वो रिबेलियस हो गए थे और जेलसी से ओत-पोत हो गए थे कि उन्होंने वो सीधा तीर मुझे मार दिया, जो एक्चुअली में मुझे लग गया। और फिर वो डर गए क्योंकि ब्लड निकलने लग गया, तो वो भाग गए वहां से। तो मैं भी वो दर्द के मारे वो तीर पकड़े पकड़े ही चली गई मम्मी के पास। वो तो बिल्कुल हक्की बक्की रह गई कि ये क्या हुआ। निकाला उन्होंने और डॉक्टर के पास भागे कि ऐसे ऐसे हो गया है। उस दिन उनको रियलाइज हुआ कि क्या उनसे गलती हो गई, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि ऐसा क्यों होता है कि जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो भी आपको बहुत सारा प्यार करे। ये क्या सिस्टम है?
तो ये सारे प्रश्न और ज्यादा स्ट्रांग होने लग गए, और मैं कैसे इसको ठीक कर सकती हूँ, और कैसे मैं भैया के लिए सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और मुझे इस बात का रोना नहीं आ रहा था कि मुझे चोट लग गई है, दर्द हो रही है, या ड्रेसिंग हो रही है, या वो मार्क अब हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा, मगर इस बात से रोना आ रहा था कि मेरे भैया को अब बहुत पिटाई होने वाली है। रात को पापा आएंगे तो इसी बात पे काफी कौतूहल होएगा, और फिर पूरी रात। और वो फिर मेरे पिताजी गुस्से वाले थे, तो गुस्सा उनको रोज जब वो शॉप से घर आते थे तो मेरी दादी जी और सब लोग एक ही चीज, आज अतुल ने ये किया, आज ऐसा किया, आज वैसा किया। तो वो अंदर कदम बाद में रखते थे, पहले ये सारी कहानियां शुरू हो जाती थी। और मुझे ये भी लगता था कि ये लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, उनको आके पानी तो कम से कम पीने दो। बट ये सब चीजें मैंने वहां से जाननी और सीखनी शुरू करी। और ये बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है ये इंसिडेंट मेरे इस प्रश्न का उत्तर पाने में, कि ऐसा क्यों होता है कि हम जिसे बहुत प्यार करते हैं वो वो हमें नहीं आपको करता। प्यार नहीं करता। उसको कैसे डील किया जाए, उसको कैसे हील किया जाए। तो ये मेरा इनर चाइल्ड वुंड का एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सबक था जो इस जीवन में मैंने सीखा, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन था। तो आपकी अंबिका जी जैसे बड़ा ब्रदर था, हाँ, आपकी फैमिली में और भी कोई था? हाँ, मेरे एक छोटे ब्रदर हैं, और वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल आते हैं थे, और बहुत ही होनहार, और वो कहते हैं ना बढ़िया स्टूडेंट, बढ़िया सन वो ही है। और आज भी मेरे माताजी पिताजी उन्हीं के पास हैं, क्योंकि मेरे बड़े ब्रदर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो मेरे छोटे ब्रदर जो है उन्हीं वही मेरे माताजी पिताजी की सेवा कर रहे हैं। मेरे फादर अब 91 ईयर्स के हो जाएंगे आने वाली जून को, 20 जून को। और मेरी मदर जो है शी इज़ ऑलरेडी 88 ईयर्स ओल्ड। तो वही उनका देख रेख कर रहे हैं, वो और उनकी वाइफ और उनके बच्चे, उन्हीं के साथ वो रहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, वो उनके बहुत ही ओबीडियंट श्रवण बेटा हैं। और नॉट कि मेरे बड़े भाई नहीं प्यार करते, वो भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो बड़े होने पर समझ आती है। बढ़ते बढ़ते तो बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हो जाते हैं जो फिर आपको ऐसा आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है उसकी तरफ प्रेरित करते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उस तरफ प्रेरित करते हैं। तो आपकी जो आप कह रहे हो आपकी ध्यान की यात्रा 7 साल में शुरू हो गई, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जो मेरी माताजी हैं वो हर सैटरडे को अपने हमारे ही घर में बाल विकास क्लास लेती थी, जिसमें सर्वधर्म के बारे में बताया जाता था, सारे मास्टर्स, सारे रिलीजन्स, और बहुत प्ले वे में कहानियों के माध्यम से हमें स्तोत्र सिखाए जाते थे, और वेद, उपनिषद, शिव पुराण, इन सब की कहानियां सुनाई जाती थी। तो ये सब पढ़ते पढ़ते ही 7 साल से 16 साल की उम्र तक ये मेरे जीवन का एक कांस्टेंट अध्याय था, ये सैटरडे। अब हमारे ही घर में हो रहा है, हम कहीं भाग भी नहीं सकते। और मैंने आपको कहा ना मैं उनकी स्टार चाइल्ड थी, तो बड़ी जो वो बोलते थे ओबीडियंट, हाँ जी, वो मैं करती थी। मेरे दोनों भाई जरूर निकल जाते थे चुपचाप इधर उधर, लेकिन मैं हमेशा अटेंड करती थी, फुल अटेंडेंस। तो और मुझे अच्छा भी लगता था। और हर हर सैटरडे फिर हम कहानी भी सुनते थे, भजन भी करते थे, और एंड करते थे मेडिटेशन से। और मेडिटेशन में बहुत प्ले वे में साइलेंट सिटिंग बोलते थे उस टाइम, उसको ध्यान की प्रक्रिया नहीं बोला जाता था। और वहाँ से ही मैंने जो आज मैं एज अ थेरेपिस्ट प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करती हूँ, उसका एक्चुअली जो बीजारोपण है वो वहाँ हुआ। क्योंकि वहाँ पे वो हमें ले जाके एक प्लेस ऑफ नेचर में साइलेंट सिटिंग के द्वारा वो हमको इमेजिन कराते थे कि देखो जो भी आपके इष्ट हैं उनसे एक जोत निकल के आ रही है और आपकी पूरी बॉडी में घूम रही है, और वो फिर आपके थर्ड आई एरिया में आके स्थापित हो गई है, और उसी को बस देखना है। दिस इज मेडिटेशन। तो ये हमको या 2 चॉइस दी जाती थी, या तो यहाँ पे देखो जहाँ बिंदी लगाते हैं, या फिर वो जोत जो है आपकी ब्रेथ के साथ मर्ज हो गई है और आपकी जो ब्रेथ है उसको आप देखो।
तो क्योंकि बच्चों को ज़्यादा चीज़ें देखने का शौक होता है, तो हम सब ज्योति ही इमेजिन करते थे। तो ऐसा मैंने मेडिटेशन उस समय से फिर शुरू कर दिया जी। तो अंबिका जी, इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में आगे भी आया कि जो आप जो चाहती थी, जैसा कि आप बताती हैं कि आपकी मदर ने आपको बताया कि सरेंडर करना जीवन में, और अगर हम उस परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं तो रूप कोई भी हो, हमें अपना आंसर अपने अंदर से मिलता है जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये मेरी मदर को ना बहुत सारी बीमारियां हो गई थी, बिकॉज आपको मालूम है कि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो अटक जाते हैं, और ये अटकाव कारण होता है बहुत सारी डिसईज ऑफ बॉडी का, बीमारियों का, जिसमें से एक थी एस्थमा और एक थी हाइटिस हर्निया। एस्थमा तो उनको बरालगन लेने से आराम आ जाता था, लेकिन हाइटिस हर्निया इतना ज़्यादा होता था कि उनको इंजेक्शंस नकल्स में लगाए जाते थे, फिर भी उनकी दर्द शांत नहीं होती थी। तो उस समय इसका कोई इलाज नहीं था। तो जो उनके डॉक्टर थे, जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे उस समय के, उन्होंने मेरी माताजी को कहा था, देखो, या तो आप ऐसे ही जियोगे, मतलब वो अन्न नहीं खा सकती थी, क्योंकि अन्न अगर सॉलिड फॉर्म में कुछ भी खाती थी तो वो ट्रिगर कर देता था दर्द को। तो हर एक चीज वो ग्राइंड करके, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे को घोल पिलाया जाता है, तो वो रोटी सब्जी सब कुछ ग्राइंड करके, दही दाल वाल, तो वो कप में घोल पीती थी। तो ऐसे जी रही थी। तो बाबा को रोज प्रेयर करती थी कि मैं पूरी तरह से आप पर समर्पित हूँ, आप जो मेरे लिए आदेश दोगे, अगर मुझे जीना है तो मैं जीऊंगी, अगर आप कहते हो वापस आ जाओ तो आ जाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं जी सकती कि मैं ना अपना ध्यान रख सकूं, ना परिवार का, ना मैं जो बाल विकास के बच्चे हैं उनको। आधे टाइम मेरी बीमारी के कारण हमारी क्लासेस भी कैंसिल हो जाती हैं, तो ये नहीं कर पा रही। तो इसका काफी प्रेयर करने के बाद, सरेंडर मोड पे चलने के बाद, एक दिन बाबा उनके हम लोग, मैं और मेरी मदर दोपहर को इकट्ठे ही सोते थे, तो सोए हुए थे, तो बाबा प्रकट हुए, एक्चुअली प्रकट हुए गोल्डन शेप में, और उन्होंने बोला कि तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया। अब वो रहते तो पुट्टापर्ती में थे, लेकिन यहाँ पे और गोल्डन फॉर्म में प्रकट हो गए, और मैं भी देख रही हूँ, मेरी मदर भी देख रही है, ये क्या हुआ, मतलब एक सेकंड के लिए समझ कुछ नहीं आया, बोल के वो गायब हो गए। 3 बार उन्होंने बोला, तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया, तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया, तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया। तो फिर जब हमने शाम को रियलाइज किया, तो उनको रियलाइज हुआ कि आज सुबह ही क्या हुआ था। जो हमारे कपड़े धोने वाली थी, डोमेस्टिक हेल्प, उन्होंने कहा कि भाभी, आपकी जो रात के कपड़े हैं ना, शर्ट है, उसमें किसी ने ना ब्लेड से ऐसे कट मारा हुआ है। तो उस जमाने में बहुत ज्यादा ये, क्योंकि समझ होती नहीं थी, तो वो ये कहते थे किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, तभी आपकी बीमारी भी ठीक नहीं होती, ये वो कहानियां करनी। तो मम्मी ने कहा, देखो तुम वहम मत करो, किसी को दे दो। तो हमारे पड़ोस में ही थी एक, जिनको वो तंदूर चलाया करती थी, तंदूर की रोटियां बनाती थी, उनको उसने दे दिया। तो जब बाबा ये आए दोपहर के और शाम के मध्य में, बोले आके ऑपरेशन कर दिया, तब उनको रियलाइज हुआ कि वो सुबह मुझे दिखा रही थी वो कट। तो वो तुरंत से उठी और गई उस तंदूर वाली के पास, तो देखा वही सूट वो सिल के वो पहन के बैठी थी। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, चुपचाप आ गई, लेकिन समझ गई कि बाबा ने ये काम कर दिया। और उन्होंने कहा चलो टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने उस दिन बिना मेरे पापा को कुछ बताए 1 गराई रोटी की सब्जी के साथ खाई 1 साल के बाद। तो उन्होंने खाई तो उनको हजम हो गई। फिर वो थोड़ी सी और ब्रेव हुई, और उन्होंने फिर आधी रोटी खाई। ऐसे करते करते उन्होंने पूरी रोटी खा ली, क्योंकि इतने दिन की भूखी भी थी, तो वो तो इसीलिए लालच भी आ गया खाने का। तो उन्होंने खा ली, कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक थी। फिर रात को जब आए मेरे पापा, तो उनको बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे हुआ, और फिर मैंने ऐसे ट्रायल्स में 1 गराई, आधी गराई, आधी रोटी और फिर पूरी रोटी खा ली। तो फिर पापा ने बोला, अभी किसी को बोलना नहीं, अभी पता नहीं फिर से दर्द छिड़ जाए या कुछ हो जाए, सब मजाक उड़ाएंगे। ऐसे कभी होता है क्या कि बाबा आ गए जी, ऑपरेशन कर दिया जी, हो गया जी। तो फिर एनीवेज, तो उसके बाद अगले दिन सुबह वो उठी,
तो अब उन्होंने कहा और थोड़ी सी, मैं ठीक रही पूरी रात, तो उन्होंने उस दिन ब्रेड बटर खाया। उनको ब्रेड बहुत अच्छी लगती थी, तो ब्रेड बटर खाया। तो और फिर वो खा के अपना वो सेंट ज़ेवियर स्कूल में तब पढ़ाती थी, तो स्कूल चली गई बढ़ाने के लिए। तो कुछ नहीं हुआ, और पहली बार वो टिफिन में भी ब्रेड सैंडविच ले गई, और वहां पे भी लंच में उन्होंने वो खाया। सब भी बड़े हैरान हो रहे कि तुम ठीक हो गई कांता? मेरी मदर का नाम कांता है। कांता तुम ठीक हो गई और खा रही हो? तो सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया। उन्होंने बोला हाँ मैं ठीक हो गई। विश्वास के बेड़े पार हैं। उनको उनका पूरा सरेंडर था बाबा पे, और पूरा विश्वास था कि बाबा ने ऑपरेशन कर दिया, साइकिकली मेरी सर्जरी हो गई और अब मैं ठीक हूँ। फिर वो घर आई, वो दिन गया, और आज वो 88 ईयर्स की हैं। वो दर्द दोबारा नहीं हुआ। जी अंबिका जी, इस चीज को जो अनुभव आपकी मदर ने फील किया, आज की डेट में हम उसको एस्ट्रल सर्जरी के नाम से जानते हैं। जी तो अंबिका जी, जैसे जैसे आप बड़ी होती गई, आपकी एजुकेशन, और फिर आपका ऐसा पड़ाव आया कि आपको डिसाइड करना था कि आपको किस तरफ जाना है, तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। मेरे फादर, बिकॉज ऑफ मेरे ब्रदर के जो आचरण था, बहुत सारी फ्रेंड्स और बहुत सारी गर्ल फ्रेंड्स बोलूँगी, उनके साथ घूमने फिरने का, तो वो थोड़ा सा मुझे लेके बहुत प्रोटेक्टिव थे। तो वो हमेशा से कोशिश करते थे कि मैं इसको दूर रखूं बॉयज से, जो कि बहुत हेल्दी नहीं था। बट वो बिकॉज ऑफ माई ब्रदर शायद उन्होंने ऐसा सोचना शुरू कर रही है। लेकिन इसी के कारण मुझे चाहे एडमिशन मिल गया था हिंदू कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज में। मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गई थी, उस ज़माने में इंटरव्यू हुआ करता था, तो उन्होंने नहीं जाने दिया और गर्ल्स कॉलेज में मिरांडा हाउस में मेरा एडमिशन कराया। यहाँ तक प्रोटेक्टिव थे कि मुझे छोड़ने भी वो खुद से जाते थे, और जब मैं वापस आती थी तो पहले उस टाइम लैंडलाइन फ़ोन ही हुआ करते थे, तो फ़ोन आता था कि आ गई अंबिका घर। तो जब तक मैं घर नहीं आ जाती थी, फ़ोन पे उनको नहीं बता देती थी, उनको शांति नहीं होती थी। इसी कारण से उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं इसे कोई भी ऐसी जॉब नहीं करने दूंगा जहाँ पे रिस्क हो कि ये भटक जाएगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई आवश्यकता थी, बट स्टिल वो पिताजी हैं तो प्रोटेक्टिव होना उनका बनता है। तो एनीवेज उसके बाद मेरे जो मदर थी, वो हमेशा से ही उन्होंने हमें टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी को एक अभिन्न अंग बनाया, और उन्होंने बोला अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आपको स्वयं से ही पूछना है। मेडिटेशन में जाके बाबा से कनेक्ट करो और बाबा से आंसर्स लो। तो ये एक हमारी बाय डिफॉल्ट प्रक्रिया बन ही गई थी एज अ चाइल्ड। तो अब जब पढ़ाई का मामला हुआ तो मैं बाबा से पूछती थी कि अब मैं क्या करूं, वो ये चाहते हैं और अब मेरी इच्छा है कि मैं एडवर्टाइजिंग में जाऊं। क्योंकि मैं जब बड़ी हो रही थी, स्कूल में भी सब जगह मेरी आवाज़ की काफ़ी तारीफ होती थी और मैं स्टेज शोज वगैरह भी काफ़ी करती थी। तो मेरी इच्छा थी कि चलो एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। उस समय युवा वाणी का प्रोग्राम एक आता था, रोविंग माइक्रोफोन, जो मुझे बहुत पसंद था, और मैं चाहती थी कि मैं वहाँ चली जाऊँ, वहाँ मुझे ब्रेक मिल जाए। तो मेरे पिताजी ने कहा ठीक है, तुम ये करना चाहती हो, तुम ज़रूर करो, लेकिन हम एज अ डाउरी तुम्हें एक ऐसी कोई स्किल देना चाहते हैं ताकि जीवन में कभी किसी भी पैसे की अभाव की स्थिति हो, या जब तुम्हें पैसा कमाना पड़े, तो तुम्हारे पास एक टूल होना चाहिए कि इसके माध्यम से मैं पैसे कमा सकती हूँ, और ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका परिवार ऑब्जेक्ट ना करे। तो मैंने कहा जो मैं करना चाहती हूँ उसमें भी क्या ऑब्जेक्शन होगी? उन्होंने नहीं, उस समय ज़माना इतना ज़्यादा ओपन नहीं था, तो वो कहते थे नहीं अभी माहौल सही नहीं है, तो तुम वो कर लो, लेकिन उसके बाद तुम्हें बीएड करनी ही है और टीचर बनना ही है, चाहे पूरी उम्र टीचिंग मत करना। तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट टीचर बनना पड़ा, और स्कूल में पढ़ाया भी मैंने शादी से पहले। आज मैं ये जानती हूँ कि वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ, जब मैं वन ऑन वन ट्रेनिंग्स देती हूँ,
ये टीचरशिप क्वालिटी जो मैंने वहां से उठाई, वो वहां से मैंने अपनाई, वो मुझे आज समझ में आती है। और जो मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन और ये सब जो मैंने अपनी वो मास मीडिया का कोर्स किया, वो वहां से आती है। तो वो दोनों का मिश्रण हो के जो मैं आज काम कर रही हूँ, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी, अंबिका जी, आपके इस जो भी आपने अभी बातें बताई, तो एक बहुत अच्छा अनुभव सामने आता है जीवन में। परिस्थिति कोई भी है, हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस परिस्थिति को एक बार अपॉर्चुनिटी अवेल करें। बिल्कुल, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी तक हमें साथ ले जाती है। जैसे आपने टीचर की लाइन कर ली, आपको बोलना आता था, उसी के कारण से आज भी आपकी वॉइस उतनी ही मधुर है और आप आसानी से किसी को गाइड कर सकते। जी, टीचर का लक्ष्य यही है कि किस तरीके से आगे आप लेकर जाएं। ना सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में या वर्कशॉप्स में, जो मेरे वन ऑन वन सेशंस भी होते हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ के हों, चाहे वो इनर चाइल्ड के हों, वो इसलिए मुझे लगता है इतने उत्तम जाते हैं, इतने अच्छे जाते हैं, क्योंकि ये मैंने आर्ट ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन वहाँ सीखा। अगर वो सब नहीं किया होता तो शायद मैं इतनी अच्छी थेरेपिस्ट आज नहीं होती। तो सारा का सारा श्रेय मेरी पूरी पढ़ाई को जाता है। तो डेफिनेटली कुछ भी जो भी हम सीखते हैं जीवन में, कभी भी फजूल नहीं जाता है, कभी भी वेस्ट नहीं होता है। एवरी सिचुएशन इज हियर टू टीच यू समथिंग, ये मेरा मानना है। और इसी को ही मैंने एक्सेप्ट किया था एज अ यंग गर्ल। मैंने कहा ठीक है, परिस्थिति आपने जो भी दिया, जिस कारण से भी मिली, मैंने उसे आलिंगन किया और उन दोनों चीजों को साथ लेके बढ़ी। अपनी भी इच्छा पूरी करी, पेरेंट्स की भी इच्छा पूरी करी। और एट द एज ऑफ 40 फिर मैं प्रज्ञा चैनल पे आई एज टैरो कार्ड रीडर और बहुत सारे मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस शेयर करती थी। सपनों को, ड्रीम्स को मैं डिकोड करती थी लाइव प्रोग्राम्स में। ये सब मैं अच्छी से इसीलिए कर पाई क्योंकि ये दोनों चीजों ने मेरा बेस फाउंडेशन बना दिया था। हाँ, बाकी की पढ़ाई डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी ने कराई, तो उसके लिए तो बहुत बहुत नमन है मेरे मेंटर्स को। अंबिका जी, अभी तक का जीवन चल रहा था हमारा, हाँ। इसके बाद एक पड़ाव आता है, हर लड़की के जीवन में आता ही है जी। तो हम आपके जो वैवाहिक जीवन है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये भी। तो जब मैं मेरे लिए लड़के देखे जा रहे थे, अरेंज्ड मैरिज है मेरी, तो अब एक फोटो देख के या कुछ पल किसी से मिलके आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये लड़का मेरे लिए सही है, मैं पूरा जीवन इनके साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। तो अगेन मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हुए। तो मेरी मदर ने बोला, देखो अरेंज मैरिजेस तो ऐसी ही होती हैं, या अपने आप से ढूंढ लो, इसकी भी तुम्हें छूट है। अब छूट तो दी लेकिन मिलने तो दे नहीं रहे आप किसी से, तो कैसे करेंगे? तो जाना था पेरेंट्स की इच्छा के साथ ही। तो फिर मैंने अपना वही बाबा को मैंने 2 पर्ची डाली, एक में लिखा यस, एक में लिखा नो। और मैंने कहा अगर बाबा ने यस कर दिया तो मैं संदीप, मेरे हस्बैंड का नाम संदीप है, तो संदीप को मैं हाँ कह दूंगी, और अगर उन्होंने ना कर दिया तो ना सही। वैसे भी सब लोग बोलते हैं लाइफ आफ्टर मैरिज इज अ गैम्बल, तो ठीक है, जब ये गैम्बल ही है तो लेट्स गैम्बल ऑन इट, देखी जाएगी, सरेंडर मोड पे चलते हैं, जो बाबा बोलेंगे। तो चिट्ठी का आंसर आया यस, और मेरी मम्मी वहीं खड़ी थी, वो शी वाज वेटिंग कि ये क्या उठाती है, और वो कह रही तू इतना बड़ा डिसीजन ऐसे ले रही है। मैंने कहा तो मेरे पास कोई और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं है टू रीच द आंसर। अब बाबा से बेटर फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड मेरा कोई है नहीं, आप मुझे हेल्प कर नहीं रहे, तो चिट्ठी में आ गया यस, सो आई एम रेडी फॉर दिस मैरिज। तो ऐसे मैंने शादी के लिए हाँ की, और उस यस के आने के 3 महीने के बाद मेरी शादी हो भी गई थी और मैं अपने ससुराल पहुंच भी गई थी। इसके बीच में एक अंबिका जी प्रश्न है कि आप जीवन के अंदर पेरेंटल साइड में अभी तक
आप वेजिटेरियन थी कि नॉन वेजिटेरियन थी? मैं बहुत कम नॉनवेज खाती थी, लेकिन खाती थी। मेरे हस्बैंड जो हैं, जब हमारी पहली मुझे दिखाया गया था, तो तब मेरे हस्बैंड के जीजा जी ने ये बोला था कि हमारा लड़का ना प्याज और लहसुन भी नहीं खाता। और मैं एक टिपिकल पंजाबी फैमिली से आ रही थी, जहाँ पे हर सब्जी में प्याज लहसुन तो डलता ही है। मैंने ऐसे ही हंस के मैंने सोचा शायद झूठ बोल रहे हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता कि प्याज लहसुन के बिना कोई सब्जी भी बनती है, ये मुझे मालूम नहीं था उस टाइम। तो हमारा शादी के बाद सबसे बड़ा मतभेद जो होता था वो यही होता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर जाके कुछ भी खाने में कंफर्टेबल नहीं थे और मैं एक फूडी थी। सबसे इवन ऑन आवर हनीमून जब हम गोवा गए, तो जहाँ पे हम रुके थे ताज फोर्ट अगवाड़ा में, वहां पर हम जब बीच पे जाते थे तो रास्ते में एक उनका रेस्टोरेंट आता था जो जिसमें सी फूड काफी होता था। तो मेरे हस्बैंड, बिकॉज उनको खाना तो बहुत दूर की बात, स्मेल से भी ऐसे होता था कि वॉमिट आ जाएगी, तो वो, और मैं जब पहले दिन जा रहे थे टुवर्ड्स सी, तो मुझे तो इट वाज ओके। तो मेरे से बात करते करते सडनली मैंने देखा संदीप नजर नहीं आ रहे। मैंने देखा वो बीच के पास से कोई मुझे वेव कर रहा है। कभी तो यहाँ थे, वहां कहाँ पहुंच गए? तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाउ डिफिकल्ट इट इज, उनके लिए कितना मुश्किल है, जिसको नॉनवेज की स्मेल, अनियन की स्मेल, गार्लिक की स्मेल नहीं बाहर सुझाती, उसके सामने नॉनवेज कैसे खा सकते? उसके सामने मैं कैसे नॉनवेज खा सकती हूँ, या मैं कुछ भी ऐसा कैसे खा सकती हूँ जिससे कि उनको परेशानी हो। तो समय लगा, लेकिन धीरे धीरे अपने लिए, क्योंकि मुझे कौतूहल होता था, ही वॉज ओके, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया और कभी नहीं कहा कि ये खाओ या ये नहीं खाओ। मैंने खुद से खुद के लिए ये निर्णय लिया। ये समझ बाद में आई कि ये बहुत अच्छा निर्णय था, क्यों था, किस लिए था। लेकिन हाँ, शादी के कुछ महीनों के बाद मैंने भी नॉनवेज फिर पूरी तरह से छोड़ दिया। अनियन गार्लिक भी मेरी कोशिश होती थी कि जब वो आसपास हो तो मैं कच्चा प्याज भी ना खाऊं, क्योंकि उसकी स्मेल से उनको प्रॉब्लम होती थी। सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप इन सेल्फ करेक्शन, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे प्रॉब्लम थी कि इसकी स्मेल से वो परेशान होते हैं। और धीरे धीरे साथ रहते रहते प्यार तो हो ही जाता है, और जिसे आप प्यार करते हो उसको आप तकलीफ में नहीं देख सकते। तो आपका अंबिका जी सबसे पहला स्टेप, हाँ, जो आपकी बातों से लगता है, हाँ, कि आपने सबसे पहला तो प्यार करना अपने आप को सीखा, जी, ठीक है, और उसी के साथ साथ ही साथ आपने दूसरे को भी प्यार करना सीख लिया। जी, क्यों? आप रियलाइज कर रही थी कि मेरे कारण दूसरे को तकलीफ ना हो। हाँ। तो आपने ये भी एक नया स्टेप उठाया। समय लगा, इतना इजी नहीं था, कई महीनों का समय लगा, क्योंकि वो सीन आज भी मेरे जहन से जाता नहीं है। हाँ, इमोशनल चार्ज कोई नहीं है, इसलिए वो मुझे बैक गियर में नहीं ले जाता, लेकिन वो हमेशा मुझे ये अवेयरनेस की स्थिति में ले जाता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस द सिचुएशन, जो बात मैंने पहले कही थी। तो ये मेरी लाइफ का एक दूसरा बहुत बड़ा सबक था जो मैंने सीखा। सेल्फ लव, अपने लिए और दूसरों के लिए, स्वहित और सज्जनहित, परहित, दोनों कैसे कंपैटिबल हैं, दोनों कैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी, अंबिका जी, आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छे थे, बट एक लड़की जब अपने मायके से आती है उसका एक अलग एटमॉस्फेयर होता है जी, फिर वो अपने ससुराल में आती है, उसको अलग एटमॉस्फेयर मिलता है, तो उसके बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं। हाँ, तो जहाँ से मैं आती हूँ वहां से रिचुअल्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, मेडिटेशन को सर्वोपरि माना जाता था। लेकिन शादी के बाद आते ही हमारे को, पहले मेरे पति जी के साइड पे सब लोग कृष्ण जी के बहुत बड़े क्या बोलूं, प्रेमी हैं, भक्त भी नहीं, प्रेमी हैं, मीरा की भांति पूरा खानदान।
और ये भी एक बहुत अच्छी बात मैंने सबसे सीखी कि कैसे अटूट प्रेम किया जाता है अपने इष्ट को, मगर उस समय काफी रिचुअलिस्टिक था उनका प्रेम। तो शादी के बाद मुझे जब वृंदावन पहली बार ले गए, हमेशा ले जाते थे नववधु को माथा टिकाने के लिए वृंदावन में बांके बिहारी जी के टेम्पल, तो वहां से मेरे ससुर जी ने, मेरे फादर इन लॉ ने, डैडी जी ने मुझे छोटे से लड्डू गोपाल दिए और उन्होंने बोला इनकी रोज आपको सेवा करनी है। अब मुझे समझ ही नहीं आया इनकी सेवा कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ा तो मेरा ये लर्निंग हुआ शादी के बाद, रिचुअलिज्म क्या है। तो मुझे लगता था कि ये क्यों करना है, रोज भोग में कुछ रखना है, रोज उनको नहलाना है, रोज कपड़े पहनाने हैं, ये सब क्या है, क्यों है। शुरू शुरू में तो मुझे वो आडंबर ही लगता था। धीरे धीरे फिर समझ में आने लगा, फिर प्रीति हुई, फिर आध्यात्मिकता आई बीच में, फिर उसके आने के बाद फिर मैंने उन लड्डू गोपाल जी को बोला कि अब मैं आपको मानसिक तरीके से हृदय में प्रवेश कराती हूँ और हृदय में आपका सब काम करूंगी। तो वहां से वो शिफ्ट आने में लेकिन समय लगा। मेरे जो ससुराल साइड के लोग थे उनको मेडिटेशन नहीं समझ में आती थी, उनको हर चीज में रीति रिवाज समझ में आते थे, फिजिकल काम करना ही उनको ज्यादा पसंद है, विच इज ऑल राइट। हर सोल का अपना अपना लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस होता है और धीरे धीरे करके ही आप अग्रसर होते हो। अटके नहीं रहना चाहिए किसी भी जगह पे, ये इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा परिवार थैंकफुली नहीं रहा, अटका नहीं रहा और ध्यान की तरफ सब बढ़ गए। लेकिन मेरे लिए तो ये पूरा चैप्टर ही एक बिल्कुल नया था। तो हमेशा मैं उनको कहती थी कि मैं ध्यान लगाने को, कहती क्या ध्यान लगाते हो, सो जाते होगे, ध्यान व्यान तो क्या होता है, तो लोग सो जाते हैं, उनको ऐसे ही लगता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मैंने उनके रिचुअलिस्टिक वे में अपनी स्पिरिचुअलिज्म ढूंढी, आध्यात्मिकता ढूंढी और उसे अपनाया, आलिंगन किया और ऐसे हम आगे बढ़े। जी अंबिका जी, जैसा कि एक मैरिज हो जाती है, मैरिज के बाद नेचुरल प्रोसेस है, फैमिली एक्सपेंशन है, बच्चे होना, तो इसके बारे में आपका क्या अनुभव है? तो शादी के उपरांत, शादी होते ही, शादी मेरी हुई और उसके ठीक 9 महीने बाद मेरी जिठानी ने एक बहुत सुंदर शिशु को, बेटे को जन्म दिया। सब लोगों की नजर मेरे ऊपर थी, जैसे होता है कि भाई अब आई हैं तो जल्दी जल्दी से बेबी हो जाए। और मैंने भी कोशिश की, लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम्स के चलते नहीं हो पा रहा था। और सच्ची बात तो ये है कि राघव, उनके बेटे का नाम राघव है, राघव के पैदा होने के बाद मुझे लगा कि मेरा बेटा तो आ गया। हुआ यूं कि 9 महीने, क्योंकि मैं न्यू आई थी इस घर में, तो मेरी जो को सिस्टर है, मेरी जेठानी है, और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो हर मौके पे उनके साथ मैं ही रह रही थी। उनका एक बेटा और भी था उस टाइम। और तो वो मतलब जैसे अगर मैं कुछ खा रही हूँ तो मैं कहती थी भाभी आप भी खा लो, तो कह रहे देखो बेबी किक कर रहा है, उसको वही खाना है जो उसकी चाची खा रही है। तो मैं फिर उनके साथ शेयर करती थी। फिर मैं बेबी की हार्ट बीट भी सुनती थी, राघव की, और वो जब किक करता था वो मुझे मेरा हैंड भी रखती थी अपने वूम पे। तो हमारा कनेक्शन उस टाइम से ही बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला गया। और जिस दिन वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद ये खेल है विधि का, यही कहूंगी मैं। तो जब वो नर्स उनको ऑपरेशन थिएटर से लेके आई बेबी को, तो वहां उस टाइम कोई भी मौजूद नहीं था, बाय चांस सिर्फ मैं ही मौजूद थी। तो उन्होंने लाके राघव मेरे को दे दिया। और जिस दिन मैंने उसको गोद में उठाया और उसको देखा और उसने मुझे स्माइल पास करी, पैदा होने के बाद पहली स्माइल, मुझे लगा कि ये तो मेरा बेटा आ गया, अब मुझे और बच्चे की जरूरत ही नहीं है। और मैं तो बिल्कुल कंप्लीट फील कर रही थी। और यही बात मैंने संदीप के साथ भी शेयर की, एंड ही वाज वेरी हैप्पी फॉर दैट। और हम दोनों के साथ ही राघव का एक स्पेशल बॉन्ड वूम स्टेजेस से ही चालू हो गया था। तो 12 IVF यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स होने के बावजूद भी, जो कि बहुत टफ होते हैं,
उस टाइम मैंने उन दिनों मैंने 12 बार कोशिश करी, यहाँ तक कि टेस्ट ट्यूब बेबी की भी कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। और मैं सरप्राइज नहीं थी, क्योंकि मैं सोसाइटी के लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए ये जरूर कर रही थी। मेरा दिल तो बिल्कुल सेटिस्फाइड था राघव के साथ। मुझे लगता था ये है तो सही, मुझे और बेबी किस लिए चाहिए। हाँ, मदरहुड एक वो कुछ बातें ऑफ मदरहुड एक्सपीरियंस करने की डिजायर थी, लेकिन बहुत सारी डिजायर्स जो है वो ऑलरेडी राघव के आने से शांत हो गई थी। तो ये मेरा जो कनेक्ट राघव के साथ है, ये मेरा तीसरा प्रश्न था, जिस खोज में मैं स्पिरिचुअलिटी की मार्ग पे, फिर आध्यात्मिकता के मार्ग पे आगे चली कि ये क्या है ये रिश्ता। एक्चुअली यही बनता है इसका टैगलाइन अगर बोले तो, ये रिश्ता क्या कहलाता है और क्यों और कैसे इतना प्यार एक बच्चे के साथ ऐसे हो सकता है किसी को, और वो भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करता है, आज तक वैसे ही रेसिप्रोकेट करता है। मैं ये नहीं कहूंगी, मेरे जेठानी के 3 बेटे हैं, तो ये बीच वाला है, उससे बड़ा भी एक भाई है, उससे एक छोटा भी भाई है, वो भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनफैक्ट सबकी यही लड़ाई रहती है कि चाची ना कुछ भी हो जाए राघव ही साइड लेगी, वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, कुछ भी लाएंगी तीनों के लिए, पर बोलेंगी राघव तेरे लिए लाई हूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे नहीं समझ में आता, लेबल नहीं कोई देना चाहूंगी, पर मुझे लगता है कि इस रिश्ते ने मुझे ये सिखाया कि अनकंडीशनल लव, और माँ बनना कोई जरूरी नहीं है, माँ बन के आप किसी को भी वो प्यार दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है अंबिका जी कि आपने उस बच्चे को अपनी कोख से ही जन्म दिया। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं है। मातृत्व का जो अनुभव है, प्यार जो है, वो हम कहीं पर किसी से भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए विश्व के बच्चे भी हमारे बच्चे हो सकते हैं, हो सकते। इसका अनुभव आपके इस माध्यम ये से मेरा पहला आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था, और जो मुझे इस खोज में अग्रसर ले गया कि ऐसा क्यों। तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके साथ में घूम रही थी, क्या कहूँ, झूम रही थी, और इन सब के उत्तर मुझे मिले जब मेरे मेंटोर्स मुझे मिले, डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी। उन्होंने मुझे ये सब जानने का गूगल मैप दिया। अंबिका जी, जैसा कि आप बता रही हैं कि आपको आपके मेंटर मिले डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, और आपको एक गूगल मैप मिल गया आपके पास्ट का, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इससे ये जाना कि आपके बच्चा क्यों नहीं हो रहा था। उसको जानने से पहले मैंने ये देखा कि मैंने कितनी सारी पास्ट लाइफ्स राघव के साथ बिताई हैं एज अ मदर। अच्छा। और अनगिनत पास्ट लाइफ्स हैं, जिनमें से 1-2 लाइफ टाइम्स ऐसी हैं जिसमें हम बिछड़ जाते हैं। वो अब बिछड़ाव जो है इस लाइफ टाइम में आके बड़े ही प्यारे तरीके से मिलन में परिवर्तित हो गया है, और इसीलिए शायद मैं भी और राघव भी एक दूसरे को, नाम चाहे आप कोई भी दीजिए, रिश्ता जो भी बना लीजिए, मैं उसकी चाची माँ हूँ तो चाची ही रहूंगी, चाची ही बोलता है वो मुझे, मैं वो भतीजा ही है, लेकिन रिश्ता हमारा वैसा ही है जैसे एक माँ और एक बेटे का होता है। ये नहीं कहूंगी कि बाकी दोनों के साथ कम है, उन दोनों के साथ भी इक्वली है, लेकिन राघव थोड़ा सा स्पेशल है। तो जो जिसको इंटरनल प्यार बोलते हैं, जी ठीक है, वो आपका इंटरनल प्यार है राघव के साथ, क्योंकि बहुत सारी प्रीवियस लाइफ टाइम्स जुड़ी हैं मेरी राघव के साथ जी, उसकी भी और मेरी भी। इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ कि राघव किसी कारण से मेरे से पास्ट लाइफ सेशन करा रहा था, और वो उसी लाइफ टाइम में गया जो मैंने सबसे पहले देखी थी डॉक्टर न्यूटन के साथ, जिसमें मैं एक रानी थी और ये मेरा बेटा था, और किसी कारणवश हम अलग हो गए थे उस लाइफ टाइम में। तो वो लाइफ टाइम इसने फिर दोबारा से जब उसने भी देखी, तो मेरे लिए इट वाज प्रीटी शॉकिंग कि इसको तो मैंने नहीं बताई थी ये लाइफ टाइम, लेकिन ये भी उसी लाइफ टाइम में गया।
तो एक पूरा सा जैसे वो कहते हैं ना, एक स्टैम्प लग गई कि हाँ सच में, इसीलिए हम दोनों ऐसा इतना ज्यादा एक दूसरे के प्रति एज मदर एज चाइल्ड आकर्षण फील करते हैं। अंबिका जी, हमने अभी तक आपसे बहुत कुछ जाना और आपकी आत्मा की यात्रा में हमने इतने अनुभव किए जिसको सुनकर मैं खुद भी बहुत ज्ञान से भरती चली जा रही हूँ। बट अभी बहुत कुछ है आपकी इस यात्रा में, तो जानेंगे। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, अभी तक हमने अंबिका जी की आत्मा की यात्रा से जाना किस प्रकार जीवन में पहला गुरु हमारी माँ ही होती है, जिससे हमें संस्कार मिलते हैं और हमारा बिहेवियर भी उसी से बनता है। जो हमें बचपन से संस्कार मिलते हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाकर हमारे लिए एक स्तंभ का रूप धारण कर लेते हैं, हमारे लिए पिलर्स बन जाते हैं। हमारे लिए परिस्थिति कोई भी आए, अगर हम हमेशा उस परमात्मा शक्ति के सामने सरेंडर होके अपने अंदर से ही अपने प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, तो हमें रास्ते मिलते चले जाते हैं। परिस्थितियाँ कोई भी हों, पेशेंस रखिए। कहीं ना कहीं वही परिस्थितियाँ आपके आगे आपके जीवन में काम आएंगी। अभी हमारे साथ बने रहिए, हम और जानेंगे कि अंबिका जी ने अपने मेंटर से डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी जी से पास्ट लाइफ में और क्या देखा, वो क्यों धारण नहीं कर पाई गर्भ। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जब मैंने वेरी फर्स्ट टाइम महसूस किया कि कैसे जो ये हमारी एस्ट्रल ऊर्जा है शरीर में ऊपर होके आती है, मैंने रियलाइज़ किया कि कैसे मेरी एनर्जी ऊपर आ रही है और मुझे लगा कि मुझे कुछ हो गया है और शायद कहीं मैं मर तो नहीं रही। और इस फियर से मैंने अपने आप को रोक लिया बाहर निकलने के लिए, और उसके बाद मेरा पूरा दिन ऐसे बीता जैसे जल बिन मछली। तो मैंने खुद से ही फिर रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे शायद मेडिटेट और करना चाहिए, मगर वो डर इतना बुरी तरीके से हावी हो गया था। इसको निकालने में सहयोग दिया डॉक्टर न्यूटन ने।